गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? रक्त परिसंचरण में रक्त के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरा हिस्सा यानी हृदय या हार्ट। हमारे शरीर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हृदय। अब आप कहोगे दूसरा क्यों बोला सर आपने? सबसे प्रमुख अंग तो हमारा मस्तिष्क है, उसके तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो है हमारा हृदय या हार्ट। अब हमें हार्ट की संरचना समझनी है। यहाँ मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा एक डायग्राम बना के रखा है जिसमें हम हृदय के एक एक कोने में जा सकेंगे और उसकी एक एक बात को, उसकी कार्यों को अच्छे से समझ सकेंगे। लेकिन इसके अंदर चलने से पहले हम एक बार हृदय के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां ले लेते हैं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में हृदय की स्थिति कहाँ होती है, ये अंग हमारे शरीर में पाया कहाँ जाता है। तो दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाईं ओर पाया जाता है। तो हम ऐसे कह दें कि दोनों फेफड़ों के मध्य। यदि इसकी संख्या की बात करें तो सब जानते हैं कि हमारे शरीर में केवल एक हृदय होता है। यदि आप इसके रंग की बात करोगे तो इसका रंग कैसा होता है? लाल। ये एक लाल रंग का पेशीय अंग होता है। यदि हम इसके भार के बारे में बात करें तो मानव के अंदर वयस्क मनुष्य में हृदय का भार होता है लगभग 250 से 350 ग्राम। लगभग 350 ग्राम भारी होता है हमारा हृदय। और इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है मुट्ठी के समान। हमारे हाथ की जो मुट्ठी हम बनाते हैं बिल्कुल इतना ही बड़ा होता है हमारा हृदय। यदि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई की बात करो तो इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई होती है 8 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई होती है 6 सेंटीमीटर। अब कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल पैदा होगा कि सर ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। 12 सेंटीमीटर किसे बोलते हैं? बहुत ज़्यादा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा हृदय थोड़े ना है। ये 12 सेंटीमीटर पूरी लंबाई को मापा गया है, ये 8 सेंटीमीटर पूरी चौड़ाई को मापा गया है और ये 6 सेंटीमीटर अधिकतम मोटाई को मापा गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको इसका कार्य भी पता होना चाहिए कि हमने इसे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग क्यों कहा, क्योंकि इसका काम होता है हमारे शरीर में रक्त को पंप करना। पंप करने से मतलब है उसे धक्का देना। ये हृदय क्या करता है? जब से हम जन्म लेते हैं उसके पहले से ही हमारे शरीर में बनने वाला पहला अंग भी हृदय ही है। तब से ये धड़कना चालू कर देता है और धक 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 ऐसे धड़क धड़क के और मोटर की तरह काम करता है और अपने अंदर से रक्त को धक्का देता हुआ पूरे शरीर में रक्त को पहुंचा देता है। जब तक हमारी उम्र पूरी होती है तब तक ये ऐसा करता रहता है। अब देखिए अब कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है हमारे लिए। यदि ये ऐसा ना करे और धक्का ना दे तो हमारा रक्त, उसके अंदर उपस्थित पोषक पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ इधर से उधर, उधर से इधर जा आ ही नहीं पाएंगे। और जब ये सब चीज़ें इधर उधर आ जा नहीं पाएंगी तो शरीर का कोई कोशिका, कोई अंग, कोई तंत्र काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा कि शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। अच्छा, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक हृदय जो होता है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब असली बात आती है
कि हृदय की संरचना आखिर होती कैसी है। यहां पर आते हैं एक बार अपन। इस हृदय की संरचना को यदि आप एक साथ देखोगे तो हो सकता है कि शायद कंफ्यूज हो जाओ। ये मैंने एक वास्तविक हृदय का चित्र सरल रूप में बनाने की कोशिश की है ताकि ओरिजिनल भी रहे और एक एक भाग हमें आसानी से दिखाई भी दे। सबसे पहली चीज, हृदय चारों तरफ से एक आवरण द्वारा घिरा रहता है। चारों तरफ पाए जाने वाले इस आवरण को हम बोलते हैं परिहृदयावरण। इसे परिहृदयावरण कहा जाता है, जो इसको चारों तरफ से कवच की तरह ढके रहता है और सुरक्षा प्रदान करता है। यहां तक तो सही है। अब आप अंदर चलो। ये चित्र असलियत में बाहर से दिखने वाला नहीं है, ये हमने बनाया है हृदय की काट का चित्र। हमने एक व्यक्ति के हृदय को ऐसे सीधा काट दिया है और उसके अंदर का सीन हम देख रहे हैं। जब आप इसे काटते हो तो आपको अंदर क्या दिखाई देता है? 4 कक्ष दिखाई देते हैं। ऊपर वाले 2 कक्ष थोड़े छोटे होते हैं और नीचे वाले 2 कक्ष थोड़े बड़े होते हैं। तो क्या समझ में आया हमारे पहली बात कि हृदय चारों तरफ से परिहृदयावरण द्वारा घिरा रहता है और अंदर से 4 कक्षों में बटा रहता है। क्लियर? नाम दे देते हैं एक बार, फिर आगे चलेंगे। ऊपर वाले जो 2 कक्ष हैं, जो छोटे हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं आलिंद। और इसमें भी इधर वाला आलिंद कहलाता है बायां आलिंद। इसे हम बायां आलिंद कहते हैं। और इस साइड वाला ये जो कक्ष है इसे हम बोलते हैं दायां आलिंद। तो 2 आलिंद हो गए, बायां आलिंद और दायां आलिंद। क्लियर? और नीचे वाले 2 बड़े कक्षों को क्या बोलते हैं? निलय। इधर वाला निलय कौन सा होगा? इधर वाला निलय होगा आपका बायां निलय और इधर वाला निलय कहलाएगा दायां निलय। क्लियर हुई यहां तक बात? अब आप सोचोगे इधर तो आप दायां होता है, लेकिन ये जिस व्यक्ति का हृदय है वो आपकी तरफ देख रहा है और उसका तो खुद का बायां इधर ही होगा, इसलिए हमने बायां आलिंद और बायां निलय इधर और दायां आलिंद और दायां निलय इधर रखा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? अब आप थोड़ा और अंदर चलो। आप ये भी देख लो कि इन चारों कक्षों में से कौन कौन सी नलियां निकल के जा रही है और कौन कौन सी नलियां निकल के आ रही है, तभी हम इसकी क्रिया प्रणाली को अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार मैं जैसे दिखा रहा हूं वैसे देखो। इधर वाले की बात करते हैं अपन। इधर वाला आलिंद यानी कि दायां आलिंद जो कि बाएं आलिंद से बड़ा है, यहां पर 2 नलियां आती हैं। ये एक नली तो ऊपर की साइड से आ रही है, हरे रंग की जो बनाई है, और यहां पर एक छेद से खुल रही है। ऐसे ये एक नीचे की साइड से आ रही है और इसके पीछे होकर आ रही है और इस छेद में यहां खुल रही है, इसलिए हमको दिख नहीं रही है। तो ये ओरिजिनल बनाने की कोशिश की है, इसलिए ऐसा है। समझना इस बात को। ऊपर से आने वाली इस नली को जो दाएं आलिंद में खुलती है इसे हम बोलते हैं अग्र महाशिरा। ये है अग्र महाशिरा। और ये वाली नली जो नीचे से आ रही है और यहां दूसरे छिद्र से खुल रही है इसी दाएं आलिंद में, ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं, दिख ऐसा रहा होगा यहां जा रही है पर ये पीछे होके यहां जा रही है, इसको हम बोल देते हैं, जैसे इसको अग्र महाशिरा बोला तो इसको हम बोलेंगे पश्च महाशिरा। क्लियर है? तो ये दोनों नलियां तो आ रही हैं, ये ऊपर से और ये नीचे से। अब क्या ला रही है मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। अच्छा, इस वाले की बात करो।
बायां आलिंद, बायां आलिंद जो है इसमें इधर से फेफड़ों से नलियां आ रही हैं, जैसे यहां शरीर से नलियां आ रही हैं, यहां पर हमारे फुफ्फुस या फेफड़ों से नलियां आती हैं, इसीलिए इनको हम बोल देते हैं फुफ्फुस शिराएं। ये फुफ्फुस शिराएं कहलाती हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे तो कौन आया? महाशिराएं, अग्र और पश्च महाशिराएं, और यहां पे कौन आया? फुफ्फुस शिराएं। ये भी आ रही हैं, कुछ लेकर आ रही हैं, अभी बताऊंगा मैं कि क्या लेकर आ रही हैं। तो ये दोनों बॉक्स खत्म हो गए और कोई नली इसमें कोई नजर नहीं आ रही है। अब आप नीचे वाले बॉक्स पे आ जाओ, इधर वाला देखो एक बार, दायां निलय जो कि छोटा होता है, इसके अंदर से एक नली निकल के जाती है, और इस जाने वाली नली को देखो आप, यहां से जा रही है, जो येलो कलर में बनाई है मैंने, यहां से जा रही है और यहां जाके ऐसे दो शाखाओं में बट गई है। एक तो उधर वाले फेफड़े में जाएगी और एक इधर वाले फेफड़े में जाएगी। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी कहलाती हैं। क्लियर? तो यहां इस वाले कक्ष से फुफ्फुस धमनी निकलती है और कहां जाती है? ये जाती है हमारे फेफड़ों में। क्लियर हो रही है बात? अब आप इस वाले कक्ष में आ जाओ, देखो एक बार, इस कक्ष में से एक नली निकल के जा रही है, ये वाली नली जो यहां से होती हुई घूमकर यहां इसके पीछे से जा रही है और यहां से नीचे निकल रही है। ध्यान देना, ये नली यहां से जुड़ी हुई नहीं है तो यहां से, लेकिन यहां से डायरेक्ट नहीं जुड़ रही है, ये इसके पीछे से आ रही है और यहां से होती हुई ऐसे इसके अंदर है। तो यहां से जाने वाली इस नली को हम बोलते हैं महाधमनी। ये महाधमनी कहलाती है। तो एक बार आप इस बात को क्लियर कर लो ताकि आगे की चीज समझें फिर हम, कि कक्ष 4 हैं, 2 आलिंद 2 निलय। क्लियर? इस 2 आलिंद निलयों से छोटे हैं, निलय आकार में बड़े हैं। क्लियर? दायां आलिंद बड़ा है, बायां आलिंद छोटा है, जबकि निलयों में बायां निलय बड़ा है और दायां निलय छोटा है। फिर नलियां देखो आप, यहां पे तो 2 नलियां आ रही हैं, एक तो अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा। यहां पे भी नलियां आ रही हैं जिनको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस शिराएं। यहां से और यहां से नलियां जा रही हैं, यहां तो आती हैं, यहां से जाती हैं। यहां से जाती है फुफ्फुस धमनी और यहां से जाती है महाधमनी, जो यहां से नीचे निकल के और शरीर में पहुंच जाती है। बात समझ रहे हो यहां तक? चलिए अब मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं, फिर इसकी क्रियाविधि समझाऊंगा मैं आपको। यहां पर एक नीले रंग का गोला सा बना हुआ है जो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। इस नीले रंग के गोले को हम बोलते हैं SA नोड, शिरा आलिंद पर्व, सेनो ऑरिक्यूलर नोड भी इसको कहते हैं। ये एक पेशीय भाग होता है हृदय का, और ठीक ऐसा ही एक और पेशीय भाग घुंडी सी होती है, एक उभरा हुआ सा हिस्सा होता है ये। इन दोनों उभारों या घुंडियों में से इसको तो बोला SA नोड और इसको हम बोल रहे हैं AV नोड, एट्रियोवेंट्रिक्यूलर नोड, यानी आलिंद निलय पर्व, इसका हम हिंदी नाम दे सकते हैं। तो अभी हम शॉर्टकट रखते हैं SA नोड और AV नोड, ये 2 घुंडियां और हैं। बताऊंगा मैं अभी क्या क्या काम करती हैं, एक बार स्ट्रक्चर समझते हैं उसके बाद क्रियाविधि पर आएंगे। एक चीज और दिख रही होगी यदि आप गौर देखेंगे तो, यहां पे एक छिद्र है, एक गेट है ऊपर से नीचे जाने के लिए, और यहां भी एक गेट है ऊपर से नीचे जाने के लिए। इस गेट पे आप काउंट करोगे तो जो ढक्कन या कपाट लगा हुआ है, कपाट कह लो, इसका ढक्कन कह लो, है ना, ये कपाट जो है ये कितने हैं? ये कपाट में 3 वलन होते हैं।
देखो हम इसका नाम देना चाहते हैं यहां पर त्रिवलन कपाट। ऐसा कपाट जिसके ऊपर कितने वलन होते हैं, वलन मतलब फोल्ड है ना, मुड़ाव। ऐसा कपाट या ऐसा गेट जिस पर 3 वलन होते हैं वो त्रिवलन कपाट कहलाता है। और ऐसा कपाट या ऐसा गेट जिस पर 2 वलन होते हैं वो क्या कहलाता है, द्विवलन कपाट। क्लियर? जो कि इस दाएं आलिंद को इस दाएं निलय से जोड़ता है, त्रिवलन कपाट, और बाएं आलिंद को बाएं निलय से जोड़ता है, द्विवलन कपाट। ये एक साधारण सी संरचना है जो हमने हृदय की समझी है। अब ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं एक बार उस पर नजर डालते हैं। ऐसे समझते हैं हम अभी के लिए कि यहां पर तो कौन है, हमारा शरीर। ऐसे समझ लो आप कि यहां पर हमारा शरीर है। वैसे ये हृदय शरीर में ही होता है पर समझने के लिए अभी इधर रख रहा हूं मैं इसे। और यहां पे हम रख लेते हैं हमारा फुफ्फुस। काश ऐसा हो पाता कि हम चाहे जब हमारे फुफ्फुस को उठा के कहीं रख देते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ समझने के लिए है कि यहाँ पर फुफ्फुस की कल्पना करते हैं और यहाँ पे हमारे शरीर की कल्पना करते हैं। तो जॉइंट कैसे जुड़े हुए हैं वो समझिएगा जरा आप। देखिए, सबसे पहले इसको एक कहानी की तरह देखिए। सबसे पहले हमारे शरीर में से गंदा रक्त, अशुद्ध रक्त आता है और वो अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है, हमारी अग्र महाशिराओं में। अग्र महाशिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त पहुंच जाता है। ध्यान देना, ये है अशुद्ध रक्त। क्लियर? यहां से कहां पहुंच गया, यदि ये जैसे हृदय यहां पे है तो ऊपर वाले हिस्से का अशुद्ध रक्त तो अग्र महाशिरा लाएगी और नीचे वाले हिस्से का अशुद्ध रक्त कौन लाएगी, पश्च महाशिरा लाएगी। तो यहां से अशुद्ध रक्त इस अग्र महाशिरा में होते हुए कहां पहुंच जाता है, इस दाएं आलिंद में। और ठीक ऐसे ही यहां हो रहा है, यहां पर भी शरीर में से अशुद्ध रक्त निकल के जा रहा है और नीचे वाले हिस्से से ये कहां पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है हमारे इस पश्च महाशिरा में। ये भी कौन जा रहा है यहाँ पे, ये भी जा रहा है अशुद्ध रक्त। बात को समझने की कोशिश करना। हमारे शरीर में से अशुद्ध रक्त आता है और वो अशुद्ध रक्त अग्र और पश्च महाशिराओं में होता हुआ, यानी ऊपर और नीचे से होता हुआ कहां पहुंच जाता है, यहां हमारे दाएं आलिंद में पहुंच जाता है। ये कब हो रहा है, अशुद्ध रक्त के आगमन की घटना के दौरान। अब देखो, इसी टाइम जब ये यहां रक्त आएगा उसी टाइम यहां से, यानी हमारे फेफड़ों से, हमारे फुफ्फुस से भी रक्त आएगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त आएगा। और इस रक्त को हम क्या बोल देंगे अभी के लिए, शुद्ध रक्त। और ये शुद्ध रक्त फुफ्फुस से इस फुफ्फुस शिरा में आएगा और फुफ्फुस शिरा में होते हुए कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा हमारे बाएं आलिंद में। क्या हमको ऐसा दिख रहा है कि दायां आलिंद अशुद्ध रक्त से भर चुका है और बायां आलिंद शुद्ध रक्त से भर चुका है? ऐसा हो चुका है। ऐसी स्थिति में दोनों आलिंद फूल जाती हैं। क्लियर? और अब काम शुरू होता है किसका, अब काम शुरू होता है इस SA नोड का। SA नोड से तरंगे निकलती हैं, संकुचन की तरंगें। जैसे ही ये दोनों फूल जाते हैं, इन दोनों के फूलते ही यहां से तरंगे निकलना चालू हो जाती हैं और ये तरंगें दोनों आलिंदों की दीवारों में पहुंच जाती हैं, चारों तरफ पहुंच जाती है। और इन तरंगों के प्रभाव से दोनों आलिंद एक साथ पिचक जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। और आपको पता है कि जब दोनों आलिंद पिचकेंगे तो उनका रक्त कहां जाएगा, इन दोनों गेटों में होकर निलय में आएगा।
ऐसा ही है, यहां का अशुद्ध रक्त कहां पहुंच गया? त्रिवलन कपाट में होकर इस दाएं निलय में पहुंच गया अशुद्ध रक्त। और यहां का शुद्ध रक्त द्विवलन कपाट में होकर कहां पहुंच गया? बाएं निलय में। और अब ये दोनों आलिंद तो पिचक चुके हैं और ये दोनों निलय फूल चुके हैं। ऐसा ही हुआ है। अब देखो आगे क्या होता है। अब क्या होगा? अब ये एवी नोड काम करेगा। यहां ऐसे नोड ने काम किया था, अब एवी नोड काम करेगा। ये एवी नोड भी जैसे इसने तरंगे निकाली थी वैसे ये भी तरंगे निकालेगा। और ये अपनी तरंगे कहां से निकालेगा? ऐसे तरंगे निकाल के और यहां से नीचे भेजेगा और यहां से दोनों निलयों की दीवारों में तरंगों को फैला देगा। तंत्रिका तंतुओं के माध्यम से इसकी दोनों निलयों की दीवारों में तरंगों को फैला देगा। और जैसा यहां हुआ था वैसा यहां होगा। यानी क्या होगा? संकुचन। और दोनों निलय एक साथ पिचक जाएंगे। और अब रक्त वापस आलिंद में नहीं घुसेगा, अब इधर का रक्त तो घुसेगा इस नली में यानी फुफ्फुस धमनी में, और इधर का रक्त घुसेगा किस में? ये अंदर चला जाएगा महाधमनी में। और अब आपको ध्यान है ये अशुद्ध रक्त कहां जा रहा है? यहां से चलता चलता अशुद्ध रक्त की बात हो रही है, ये पहुंच गया है हमारे फुफ्फुस में। ठीक। और यहां से जा रहा है शुद्ध रक्त और ये शुद्ध रक्त यहां से चलता चलता और यहां से नीचे आ जाएगा ये, और कहां पहुंच जाएगा? ये शुद्ध रक्त निकला है यहां से, ध्यान रखिएगा। और ये यहां से चलता हुआ कहां पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा हमारे शरीर में। ठीक है, ये कौन आया? शुद्ध रक्त। ऐसे यहां से भी शाखाएं निकल रही हैं, तो ये शाखाएं ऊपर वाले हिस्सों में पहुंचा देगी तो यहां से आ जाएगा, ये भी शुद्ध रक्त यहां से लेकर आएगी। कहने का मतलब क्या निकल रहा है? देखिए यहां पे फेफड़ों में एक अलग घटना हो रही है और शरीर में अलग घटना हो रही है। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त आता है, ऑक्सीजन युक्त हो जाता है यानी शुद्ध हो जाता है और हृदय में भेज दिया जाता है। और यहाँ पे जो अशुद्ध हो जाता है रक्त कोशिकाओं में उसे हृदय में भेज दिया जाता है। एक बार रिपीट करते हैं फिर देखते हैं कि हुआ क्या है। सबसे पहले हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त निकला और वो अग्र और पश्च महाशिराओं में होता हुआ कहाँ पहुंच गया? दाएं आलिंद में। और फेफड़ों से शुद्ध रक्त निकला और वो कहाँ पहुंच गया? फुफ्फुस शिराओं से होता हुआ बाएं आलिंद में। फलस्वरूप दोनों आलिंद फूल गए और एस-ए नोड ने संकुचन की तरंगे निकाल दी। इन तरंगों के निकलने से दोनों आलिंद पिचक गए और दोनों आलिंदों के पिचकने से रक्त इनके नीचे वाले निलय में आ गया। उसके बाद एवी नोड ने भी तरंगे निकाली और ये तरंगे इसने दोनों निलयों की दीवारों में फैला दी। इससे दोनों निलय भी पिचक गए और पिचकने से यहाँ का शुद्ध रक्त तो पहुँच गया महाधमनी से होता हुआ हमारे शरीर में और यहाँ का अशुद्ध रक्त पहुँच गया हमारे फुफ्फुस में। ये क्रम चलता रहता है। अशुद्ध रक्त आएगा इधर, इधर से होता हुआ फुफ्फुस में जाएगा, शुद्ध होकर यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ और यहाँ से महाधमनी में होता हुआ शरीर में वापस चला जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है कि एक साइड तो हृदय में अशुद्ध रक्त बह रहा है और आधी एक साइड में शुद्ध रक्त बह रहा है? तो जो अशुद्ध है वो ही कल को शुद्ध होकर यहाँ आता है। इसका मतलब कि हृदय में रक्त दो बार प्रवेश करता है, एक बार अशुद्ध रूप में और एक बार शुद्ध रूप में। इसे बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।